नमस्कार साथियों, आज के इस सेशन में बिहार सिविल कोड का सेट प्रैक्टिस एनालाइज करेंगे। यह सेट प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म बुक से लिया गया है। वैसे छात्र जिन्होंने बिहार सिविल कोड में प्यून, क्लर्क, कोर्ट रीडर या स्टेनोग्राफर का पोस्ट भरे हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो इस वीडियो में आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, जिसमें कि आपका हिंदी, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर रहेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को प्रेस कर दें। यह टेस्ट सीरीज 16 नंबर है। इससे पहले की और कई वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। आप उन वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखें, तभी आपकी तैयारी कंप्लीट हो पाएगी। तो फिर आइए चलते हैं सवाल की ओर। इसमें पहला सेक्शन हिंदी का है, तो हिंदी के सवालों के बारे में पहले जानेंगे। इसमें पहला सवाल है आपका, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मगही। मगही भाषा जो है आपका संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। मूल संविधान में अगर पूछा जाए कि कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था, तो होगा आपका 14 भाषा। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषाओं का समावेश किया गया था। अगर पूछ ले कि वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो आपको बताना है 22। ठीक है, हिंदी क्या है? हिंदी भारत की राजभाषा है, राजभाषा। ठीक है, हिंदी भारत की राजभाषा है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। तो आदान, आदान का विलोम शब्द होता है आपका प्रदान। इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। निदान का अर्थ होता है हल करना, जैसे कहते हैं समस्या का निदान हो गया। इसका मतलब क्या है? समस्या का निपटारा हो गया। निदान का अर्थ यही हुआ कि समाप्त हो जाना, उसका सॉल्यूशन निकल जाना। ठीक है, स्वादन, स्वादन का अर्थ होता है स्वाद लेने की क्रिया को स्वादन कहते हैं। ठीक है, श्रमदान, श्रम का दान। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका कौन सा शब्द मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सिखी। सिखी जो है आपका मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है। ताम्रचूड़, अरुण शिखा, कुक्कुट, ये सभी मुर्गा का समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट, गंगा से उत्पन्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सही उत्तर है आपका गांगेय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया कौन से विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? अर्थात मुहावरा का सही अर्थ कौन सा ऑप्शन में नहीं दे रहा है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि 3-13 होना का अर्थ जो है भाग जाना, जबकि यहाँ पे आपका मीनिंग दिया है तय करना, जो कि गलत है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। 3-13 का अर्थ है आपका भाग जाना, 3-13 होना अर्थात भाग जाना। एक आपका होता है 3-13 करना। ठीक है, होना के स्थान पे आपका करना रहेगा। जब 3-13 करना, तब इसका अर्थ होगा आपका तितर बितर करना। ठीक है, अब 3-13 का दो मीनिंग होता है, एक होना के अर्थ में जो कि भाग जाना होता है, एक होता है 3-13 करना जिसका अर्थ होता है तितर बितर करना। ठीक है, अब दोनों समझ गए। 3-13 होना अर्थात भाग जाना, 3-13 करना अर्थात तितर बितर करना। बाकी ये तीनों ऑप्शन इम्पोर्टेंट है। पौबाड़ा होना, अत्यधिक लाभ होना, नानी मरना, होश न रहना, 3-5 करना, हुज्जत करना। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिर्वचनीय। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। अनिर्वचनीय का अर्थ होता है आपका अकथनीय, जो अभी तक कहा ना गया हो। ठीक है, या जो कहा ना जा सके, अकथनीय। तो आपका शुद्ध शब्द हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? व्याकरण जानने वाला। इसका सही अर्थ होता है वैयाकरण, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चक्रपाणी, चक्रपाणी का अर्थ होता है विष्णु जी, अर्थात जिसके हाथ में चक्र है। बीना पानी, समझ रहे हैं, जिसके हाथ में बीना हो उसे बीना पानी कहते हैं, अर्थात सरस्वती। पंडित तो नॉर्मल वर्ड है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। हाथ मलना, हाथ मलना का सही अर्थ क्या होगा? पछताना, जो कि ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया छठी का दूध याद आना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही उत्तर है आपका
बहुत कष्ट होना, संकट के समय पिछले सुख की याद आना। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए, तत्र का अर्थ होता है वहाँ, ये सब संस्कृत वर्ड है। तत्र का अर्थ होता है वहाँ, यत्र का अर्थ होता है जहाँ, ठीक है, सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह, और आपका अन्यत्र का अर्थ होता है किसी और स्थान। तो अन्यत्र यहाँ पे आपका सही मीनिंग दे रहा है क्वेश्चन के अनुसार से, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द चुनना है मोल। तो मोल आप बाज़ार जाते होंगे तो दाम मोल करते होंगे, तो अर्थात इसका कीमत या भाव या दाम ये सभी इसका सिमिलर वर्ड है। तो इस अनुसार से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मूल का अर्थ क्या होता है, उसकी प्रारंभिक चीज़, जो उसका मौलिक ढांचा होता है वो उसे मूल कह सकते हैं। मलिन अर्थात गंदा, धुंधला, ठीक है। मुक्ति समझ रहे हैं, आज़ादी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका एक शब्द देना है वाक्यांश के लिए। अतिथि की सेवा करने वाला को क्या कहते हैं। सही उत्तर है आपका आतिथ्य, ऑप्शन सी सही है। आतिथ्य, अतिथि की सेवा करने वाला। अगर आपसे पूछ ले देता अतिथि की सेवा तो उसे क्या कहते हैं, तब होता आतिथ्य। यहाँ देखिए, अतिथि की सेवा करने वाला अर्थात कोई व्यक्ति है। जब व्यक्ति शामिल हो जाए तब आप जवाब देंगे आतिथ्य है। जब व्यक्ति शामिल ना हो, सिर्फ अतिथि की सेवा कहा जाए, तो आपका सही उत्तर होगा आतिथ्य, ठीक है। सेवक तो आप समझ रहे हैं, गुलाम, सेवक, नौकर। आशुतोष, आशुतोष का अर्थ होता है आपका आसानी से खुश हो जाने वाला, ठीक है, या तुरंत प्रसन्न होने वाला, उसको क्या कहेंगे, आशुतोष। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका धरती और आकाश के बीच का स्थान के लिए एक वाक्यांश क्या होगा। तो धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, आपको पता होगा, अंतरिक्ष कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी, अंतरिक्ष। द्वीप आपको पता होगा, द्वीप उसको कहते हैं जो चारों ओर समुद्र से घिरा होता है। तो ऐसा भूभाग जो कि समुद्र के चारों ओर से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। गिरी तो समझ रहे हैं, पर्वत या पहाड़, इसको हम गिरी कहते हैं। अंतरीप, अंतरीप क्या होता है कि भूमि का ऐसा भाग जो कि समुद्र से जो है 3 ओर से घिरा होता है। द्वीप चारों ओर से घिरा होता है, अंतरीप 3 ओर से घिरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसका सही उत्तर है आपका धराशायी, जो कि ऑप्शन सी है। धराशायी का अर्थ होता है टूट कर गिर जाना या धड़ाम से गिरना, ज़मीन के बराबर हो जाना। जैसे कहते हैं यह बिल्डिंग धराशायी हो गया, इसका मतलब है कि यह बिल्डिंग जो है पूरी तरह से गिरकर ज़मीन के बराबर में आ गया, मतलब पूरा पूरा बर्बाद हो गया। नेक्स्ट, तिमिर का विलोम शब्द बताना है। तो तिमिर का अर्थ होता है आपका अंधकार, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका प्रकाश, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए परिणाम। इस तरह से आपका परिणाम होगा। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है। इसमें देखिए क्या लिखा है, केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे काम तो कर रहा है, यहाँ पे 2 बातें जोड़ दे रहा है, एक केवल और एक ही। जब केवल का हम प्रयोग करेंगे तो ही का प्रयोग नहीं करेंगे, जब ही का प्रयोग करेंगे तो केवल का प्रयोग नहीं करेंगे। एक ही बात को कहने के लिए 2 बार जोर नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस सही होगा केवल आप यह काम निपुणता से कर सकते हैं। एक तो ये सही हो सकता है, या दूसरा केवल को हम हटा दें तो आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं, ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका केवल और ही में इरर है, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है कौन सा विलोम शब्द जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए जय का उल्टा क्या होता है, पराजय, ये आपका सही है। अनुराग का उल्टा विराग होता है, ये भी सही है। शुभ का उल्टा क्या होता है, अशुभ होता है। और यहाँ पे लिख दिया है अशिष्ट, ये गलत है। तो शुभ का अशुभ होना चाहिए। तो सही उत्तर आपका मिल गया ऑप्शन से विधि का निषेध, ये सही है आपका। नेक्स्ट, इसमें बोला गया दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, वह एक आवश्यकीय कार्य से बाहर गया है। यहाँ देखिए आवश्यकीय गलत वर्ड है, यहाँ पे आपका होगा
आवश्यक कार्य से बाहर गया है, ठीक है, वह एक आवश्यक कार्य से बाहर गया है। तो ऑप्शन डी में एरर है, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। कृपया, कृपया कौन सा सही है? ये आपका सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेक्शन में इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज में 21 से 23 में आपका बोला है मिस स्पेल्ट वर्ड ढूंढना है, अर्थात गलत वर्ड चुनना है। तो इधर आपका जो है ऑप्शन सी में है, ठीक है। डिलाइट फुल का सही स्पेलिंग होता है DELIGHTFUL। आपका यहाँ पर एल डबल दे दिया गया है, एक एल नहीं होगा, ठीक है। ये डिलाइटफुल, डिलाइटफुल का अर्थ होता है आपका प्रसन्न, आनंदित, ठीक है। डिलीट का आप अर्थ जानते हैं, मिटा देना, हटा देना। डिलीशियस, डिलीशियस का अर्थ क्या होता है? स्वाद। डेलिकेट, डेलिकेट का अर्थ होता है आपका कोमल या उत्कृष्ट। नेक्स्ट, इसमें आपका इधर स्पेलिंग है आपका पैरेलल। पैरेलल का स्पेलिंग होता है आपका PARALLEL, पैरेलल। यहाँ पर देखिए ए के बाद एक ही एल है, यहाँ पे डबल एल होना चाहिए था, तो ऑप्शन ए सही हो गया। इसमें एक्सपेल का अर्थ होता है निष्कासित करना, रिपेल का अर्थ होता है प्रतिकर्षित करना या दूर करना, ठीक है। फोरटेल, फोरटेल का अर्थ होता है आपका भविष्यवाणी करना। फोरटेल का अर्थ क्या होता है? भविष्यवाणी करना। नेक्स्ट, इसमें देखिए आपका जो गलत मीनिंग है फेबुलस गलत है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। फेबुलस इस तरह से होता है FABULOUS, FABULOUS, फेबुलस। फेबुलस का अर्थ होता है उच्च कोटि का, ठीक है। अब समझेंगे इसमें हम फर्दर और फार्दर, ये दोनों को हम बारीकी से समझेंगे। फर्दर का अर्थ होता है अगला, ठीक है, और फार्दर का अर्थ होता है आगे वाला या आगे का। देखिए दोनों में डिफ़र क्या है, थोड़ा सा है डिफ़र। जैसे मान लीजिए आप एक लाइन में खड़े हैं, यहाँ पे एक कोई लड़का है, फिर यहाँ दूसरा है, तीसरा, आप मान लीजिए तीसरे स्थान पे हैं, तो आप जहाँ खड़े हैं तो आप अपने आगे वाले को बोलेंगे कि वो फर्दर है, अर्थात राम मुझसे फर्दर है, मतलब राम मुझसे अगला है, ठीक है। ये आप समझ गए फर्दर। अब यहाँ आता है फार्दर, आगे वाला। जैसे बोलेंगे कि पटना इज फार्दर देन मोकामा, पटना जो है मोकामा से आगे है, ठीक है। फर्दर एक जगह डिस्टेंस के लिए उपयोग होता है। फार्दर में है कि जो आपसे तुलना हो रहा है कि ये चीज़ें आगे का है चाहे पीछे का है, कोई लाइन, सीरीज, नंबर, क्रम में ये सब का तुलना होता है, कौन आगे है कौन पीछे है, ठीक है। फेबुलस, फेबुलस का अर्थ होता है आपका उच्च कोटि का, ठीक है। फास्टिंग, फास्टिंग का अर्थ जानते हैं हमें, उपवास। नेक्स्ट, 24 से 28 नंबर सवाल में फिलर दिया गया है, फिलर को भरना है अर्थ समझकर सेंटेंस से। तो इसमें बोला गया आपका दिस डिस्काउंट कूपन्स आर ब्लैंक फॉर ओनली 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। इसमें क्या होगा? वैलिड, अटेस्टेड, सॉलिड, टेस्टेड, सब आसान मीनिंग है। यहाँ पे सही अर्थ आपका वैलिड आएगा, ठीक है। वैलिड का अर्थ होता है आपका वैधता, कि इस छूट वाली कूपन का जब से जारी हुआ है तब से 6 महीना तक क्या है? वैलिडिटी, अर्थात वैध है। इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका माई एम्प्लॉयर्स ब्लैंक माई सैलरी लास्ट ईयर। देखिए सैलरी या कोई सवाल जब पूछा जाता है या किया जाता है तो उसमें रेज का प्रयोग होता है। चूँकि यहाँ पे लास्ट ईयर है, पास्ट टेंस में है, तो आपका V2 का प्रयोग होगा, यहाँ पे रेज्ड हो जाएगा, ठीक है। मेरे एम्प्लॉयर ने क्या किया? मेरी सैलरी को पिछले साल बढ़ा दिया। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट, एलिमेंट का अर्थ होता है तत्व, ऑफ ए ब्लैंक रिलेशनशिप। विश्वास क्या है? रिलेशनशिप के लिए एक इम्पोर्टेंट तत्व है। तो इसमें कौन सा मीनिंग आएगा? फिट है, योग्य है, हम्बल विनम्र है, साउंड है, अच्छा है, काइंड है, दयालु है। तो इसमें देखिए रिलेशनशिप को जब अच्छा हम बताते हैं तो ऐसे जगह पे हम साउंड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन सी, जैसे आप कभी लेटर लिखे होंगे तो आप लिखते होंगे उसमें आई एम सेफ एंड साउंड, कि मैं सकुशल पूर्वक हूँ। इसका मतलब है कि उसका स्वास्थ्य या रिलेशन से संबंधित बता रहा है, जो कि सुंदर या अच्छा विचार, ये सभी बातों को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो गया आपका साउंड। नेक्स्ट, इसमें बोला गया द डॉक्टर्स क्लिनिक इज बिलोंग टू माई हाउस। डॉक्टर का क्लिनिक मेरे घर से क्या है, दूर है, नज़दीक है, क्या है। देखिए, एडजंक्ट, एडजंक्ट का अर्थ होता है आपका अनुलग्नक। अनुलग्नक का अर्थ होता है कि आप जैसे कोई फाइल के साथ कोई और छोटी फाइल अटैच कर रहे हैं, ठीक है, अर्थात मेन फाइल के साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जब जोड़ते हैं तो उसको हम अनुलग्नक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो एडजंक्ट होगा नहीं। फार अवे, फार अवे का अर्थ होता है दूर होना, ठीक है, और फार अवे अपने साथ प्रीपोजिशन के रूप में फ्रॉम लेता है। तो यहाँ देखिए, फार अवे हम दे सकते थे, लेकिन जब टू नहीं होता तो फ्रॉम होता, तो फार अवे सही हो जाता, ठीक है। तीसरा दिया है एडजेसेंट। एडजेसेंट का अर्थ होता है सटा होना, और एडजेसेंट जो है अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है। तो यहाँ पे आपका सही अर्थ ऑप्शन सी हो जाएगा, एडजेसेंट, कि डॉक्टर का क्लिनिक मेरे घर के बगल में है या सटा हुआ है। एकिन, एकिन का अर्थ होता है एक जैसा, सदृश, एक जैसा मिलना, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका ही ब्लैंक ए क्लेवर प्लान टू सेफ गार्ड हिज सेक्रेट, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक क्लेवर प्लान के बारे में सोचा जो उसके सेक्रेट को सेव कर सके। क्या होगा, इमेजिन, कल्पना किया, क्रिएटेड, निर्माण किया, डिवाइज, डिवाइज का अर्थ होता है तैयार करना, प्लान का अर्थ समझ रहे हैं, योजना बना लेना। तो यहाँ देखिए, जो चीज़ें कल्पना रूप से सोची जाती है, प्लान के बारे में सोची जाती है, उसमें हम डिवाइज का प्रयोग करते हैं तैयार के अर्थ में, ठीक है। तो यहाँ पे सही अर्थ हो जाएगा आपका डिवाइज, ठीक है। एक और मीनिंग होता है डिवाइज से, वो होता है इस तरह से DEVICE। इस डिवाइस का एक और अर्थ होता है आपका वसीयत या इच्छा पत्र, ठीक है। जब ED लग जाएगा डिवाइस, तो इसमें देखिए मीनिंग यहाँ पे चेंज है, इसका अर्थ हो जाएगा आपका यहाँ पे तैयार होना है। मीनिंग सेम है, बस पास्ट टेंस का अंतर है, लेकिन यहाँ पे अर्थ आपका जो हो जाएगा तैयार किया हुआ चीज़, जो कि कल्पना रूप में तैयार होता है, ठीक है। जैसे मैंने एक प्लान तैयार किया कि अगले 5 साल बाद हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो यहाँ पे आप डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 29 से 31 में आपका बोला गया अपोजिट मीनिंग देना है, ठीक है। 29 में है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का अर्थ होता है किफ़ायती या कम खर्चीला, बहुत कम खर्च करना, ठीक है। तो इसका अपोजिट देंगे तो क्या होगा, एक्सपेंसिव, खर्चीला, ये भी आपका सही है। एक्स्ट्रावेगेंट, इसका भी अर्थ होता है खर्चीला। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन ए और सी दोनों सही है। लक्रेटिव का अर्थ होता है लाभदायक, लाभदायक। स्टिंगी का अर्थ होता है कंजूस, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन का अर्थ होता है सुलह हो जाना, समझौता कर लेना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, डिस्प्यूट, वाद विवाद। सेपरेशन का अर्थ होता है अलग होना, ये तो होगा नहीं, इसका ऑप्शन डिस्प्यूट भी सही हो जाएगा। इरिटेशन, इरिटेट से बना है, इरिटेट का अर्थ होता है क्या, चिड़चिड़ा करना। कन्फ्रंटेशन, इसका भी अर्थ होता है सामना करना, झगड़ा करना। तो यहाँ पे आपका दोनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए और डी दोनों मीनिंग सेम दे रहा है। यहाँ आपका ऑप्शन ए और डी दोनों सही है, ठीक है। 29 नंबर में भी आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही था, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें देखिए बोला गया ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का अर्थ होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट का अर्थ होता है धुंधला, कम दिखना, गंदा, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट दिखना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्लीजेंट, खुश, अनप्लीजेंट, ना खुश, ये तो होगा नहीं। ग्लूमी का अर्थ होता है धुंधला, तो ये तो आपका सेम मीनिंग हो गया, डार्क का अर्थ अंधेरा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया 32 से 34 में 1 वर्ड देना है, ठीक है। इसमें बोला गया आपका एन ऑब्वियसली, ऑब्वियसली ट्रू। ऑब्वियसली का अर्थ होता है
स्पष्ट रूप से, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ट्रू और हैकेंड स्टेटमेंट, हैकेंड का अर्थ होता है साधारण, सामान्यतः, मतलब एक स्पष्ट रूप से और सामान्यतः जो स्टेटमेंट है उसे यहाँ पे क्या कहेंगे, देखें साइलोगिज्म, साइलोगिज्म का अर्थ होता है न्याय संगत, न्याय संगत का अर्थ होता है आपका कि मान लिया जाए दो व्यक्ति हैं, एक यहाँ व्यक्ति एक यहाँ, इसने भी अपना कुछ तर्क दिया, ये भी कुछ तर्क दिया, इन दोनों के तर्क के आधार पर जो निष्कर्ष पे पहुँचते हैं उसे हम साइलोगिज्म कहते हैं, ठीक है, जिसको आपके आप निष्कर्ष भी कहते हैं, जो कि आप मैथ में पढ़ते होंगे, ठीक है। आइकॉनिक, आइकॉनिक का अर्थ होता है आपका प्रतिष्ठित, ठीक है। इमेजिज्म, इमेजिज्म का अर्थ होता है बिंबवाद, बिंबवाद का अर्थ आप समझ जाइए कि जैसे आप किसी का कुछ विरोध करना चाहते हैं तो उसका विरोध आप बोल कर नहीं कर रहे हैं, आप किसी चित्र के माध्यम से कर रहे हैं और उस चित्र में इस तरह से उसको आप बना रहे हैं कि ताकि लग रहा है कि वो विरोधी बात कर रहा हो, चाहे विरोध जता रहा हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी नेता लीडर का विरोध करते हैं, जैसे अभी बुलडोजर वाला काम हो रहा है घर गिराना, तो एक कार्टून आप बना दिए घर का, दूसरा यहाँ बुलडोजर दिखा दिया, बुलडोजर का उसका जो फॉर्क होता है कांटा उस पर रख दिए, तो इससे पता चल रहा है कि आप बता रहे हैं कि बुलडोजर घर को तोड़ रहा है। अगर किसी सरकार का उपेक्षा करना है तो वहाँ पर किसी सरकार का फिगर कार्टून वाला लगा देंगे, तो उसी को हम कहेंगे इमेजेज, बिंबवाद, मतलब कि आप किसी चेहरे को बोल करना बल्कि एक प्रदर्शित चित्र के माध्यम से उसका विरोध जता रहे हैं, ठीक है। ये सब ज़्यादा प्रयोग हुआ था, बिंबवाद का प्रचलन सबसे ज़्यादा हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के समय और कुछ प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि बहुत सारे जो उपनिवेशवाद का सब कवि वगैरह था वो भी विरोध करना चाहता था, लेकिन वो खुलकर बोलता नहीं था, तो वो चित्र के माध्यम से किताब में पब्लिश करता था, इस सब चीज़ का ज़्यादा, ठीक है। आप यहाँ समझ गए। इसमें देखिए ट्रूइज्म में बचा है, ट्रूइज्म का अर्थ होता है स्वयं सिद्ध, जो अपने आप में सिद्ध कथन है, तो यहाँ बोला गया सिद्ध वाला ही बात है, सही वाला बात है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ट्रूइज्म, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें एवं लाइक बटन को दबा दें, इससे जितनी भी जुड़ी हुई सिलेबस से सवाल बनेंगे आपके लिए हम चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, तो आप चैनल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि कंप्यूटर का क्वेश्चन जो है समाप्त होने वाला है इस बुक का, तो हम कंप्यूटर के लिए भी अलग से टेस्ट सीरीज लाएंगे, तो आप उन सेट को भी ज़रूर आप रेगुलर देखते रहिएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है वर्ड्स इनस्क्राइब्ड ऑन ए टॉम, कब्र पर जो लिखी गई बात होती है प्रतीक के रूप में, उसको क्या कहते हैं, जो कहते हैं एपिटाफ, सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। एपिटाफ का अर्थ होता है स्मरण लेख या समाधि लेख, समाधि लेख, ठीक है। और एपिटोम का अर्थ होता है प्रतीक या चिन्ह, ठीक है। एपिस्टल, एपिस्टल जो है इसको हम सही उच्चारण पढ़ेंगे एपिसल, ठीक है, टी का उच्चारण नहीं होता है, इसका सही उच्चारण होता है एपिसल। एपिसल का अर्थ होता है आपका पत्र काव्य, पत्र काव्य कहने का अर्थ होता है कि आप जैसे पत्र लिखते हैं तो उसको तो लेटर कहते हैं, लेकिन वही जब पत्र एक लंबी लिखा जाए, लंबी कहानी के तौर पे, तो उसको हम कहेंगे एपिसल, ठीक है। अब जैसे अपना अगर स्कूल लाइफ के बारे में कुछ कहानी या पत्र लिखते हैं किसी को, अगर वो पत्र बहुत लंबा हो जाता है तो उसको हम एपिसल कहते हैं, मतलब ए लॉन्ग रिटन लेटर इज कॉल्ड एपिसल, ठीक है। एपिलॉग, एपिलॉग का अर्थ होता है आपका उपसंहार, उपसंहार का अर्थ होता है कि जब कोई भी स्टेटमेंट समाप्त हो जाता है, जो आखिरी में कंक्लूजन होता है या लिखा जाता है, तो उसको एपिलॉग कहते हैं, ठीक है, उपसंहार। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यूजिंग ए ब्रश और ए स्पेशल पेन, मतलब सुंदर लिखने की कला को क्या कहते हैं, जिसमें कि ब्रश और पेन का सहयोग हो या उसका उपयोग करते हैं। कॉलीग्राफी कहते हैं, सुंदर लिखने की कला क्या कहलाती है, कॉलीग्राफी, सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन है। अब इन तीनों के बारे में समझ लेते हैं। स्टेंसिलिंग क्या है, स्टेंसिलिंग में क्या होता है कि इसमें भी चित्र ही बनाया जाता है, लेकिन इसमें चित्र बनाना बहुत आसान होता है। इसमें क्या है कि किसी कार्डबोर्ड पर एक ऊपर से किसी भी आकार का कार्डबोर्ड जिसमें कि कुछ छेद वगैरह बना होता है, उस
कार्डबोर्ड को रख के ऊपर से रंग भर दिया जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं स्टेंसिलिंग। जैसे आप बचपन में देखे होंगे ABCD वाला एक प्लास्टिक का कार्ड देखे होंगे, तो उसमें ABCD ये सब जो है लेटर लिखा हुआ रहता था। तो उसको क्या करते थे, कॉपी या पेज पर रख के ABCD आराम से लिख लेते थे। तो आप समझिए कि वही चीज़ आपको मिला है कार्डबोर्ड, और उसमें किसी रंग का मात्रा भर रहे हैं, जिसके कारण वो एक तरह से सॉलिड जम गया। अब उसको निकाल लेंगे तो जो बाद में दिखेगा, आकृति बनेगा, वही जो है आपका स्टेंसिलिंग कहेगा, स्टेंसिलिंग कहलाएगा। तो इसमें कुछ भी आकार का आकृति हो सकता है, ठीक है। ग्राफिक्स तो आप समझ रहे हैं। ग्राफिक्स में क्या आता है, जिसमें कि ब्रश वगैरह से कुछ भी चित्र बनाते हैं नॉर्मल वे में, तो उसको ग्राफिक्स कहते हैं। हायरियोग्लिप्स, हायरियोग्लिप्स, हायरोग्लिप्स का अर्थ होता है आपका चित्रलेख। जो पुरानी चीज़ें हैं जैसे स्तंभ लेख, चित्रलेख, गुहा लेख, ये सब पर जो मतलब एक तरह से सॉलिड चीज़ पर, जैसे पहाड़ पत्थर पर जो आकृति वगैरह बनाई गई है खोद खोद कर, वो सब आपका क्या है, हायरियोग्लिप्स। आप समझ गए चित्रलेख। नेक्स्ट, इसमें बोला गया 35 से 37 के बीच में बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग देना, अर्थात सिमिलर वर्ड देना है, ठीक है। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का अर्थ होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है। तो इसका सही मीनिंग हो जाएगा आपका एम्पल, ऑप्शन डी, इसका भी अर्थ होता है प्रचुर। चार्मिंग का अर्थ आप समझ रहे हैं, चमकदार, खुशमिजाज। मीगर, मीगर का अर्थ होता है अल्प या थोड़ा। ब्यूटीफुल, सुंदर, इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अस्टर्न, अस्टर्न का अर्थ होता है आपका कठोर। तो कठोर का सिमिलर वर्ड हो जाएगा आपका स्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। माइल्ड का अर्थ होता है आपका कोमल, कमज़ोर। जेंटिल का अर्थ आप समझ रहे हैं, सभ्य या शिष्ट। लेनियंट का अर्थ होता है लचीला, कमज़ोर। नेक्स्ट, कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का अर्थ क्या होता है, युद्ध, वार कह सकते हैं। तो बैटल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सरेंडर, समर्पण करना। एग्रीमेंट, समझौता। अटैक, आक्रमण करना, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें देखिए 38 से 40 नंबर सवाल में आइडम्स और फ्रेज है, जिसमें कि अर्थ समझ के जवाब देना है। अगर मुहावरा जाने रहेंगे तो सही जवाब दे पाएंगे। इसमें बोला गया टू बी ऑफ योर फूड, मतलब क्या, भोजन से दूर हो जाना। इसका मीनिंग तो इसी में छिपा हुआ है। टू बी ऑफ योर फूड, भोजन से दूर होना या भूख ना लगना, सीधी सी बात है, भूख ना लगना। तो इसका एपेटाइट का अर्थ होता है भूख। तो सही मीनिंग हो गया आपका ऑप्शन सी, टू हैव नो एपेटाइट। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है फॉलो सूट, फॉलो सूट का अर्थ होता है किसी का आप अनुकरण कर रहे हैं, जो अगला काम कर रहा है वही आप भी काम कर रहे हैं। अगला कोई यूट्यूबर बन रहा है तो आप भी उसी का देखानुसार यूट्यूब बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। या कोई स्पीच देना चाहता है तो आप भी उसके देखानुसार स्पीच देने की कोशिश करते हैं, उसी कहते हैं फॉलो सूट, अनुकरण करना। तो इसका हो जाएगा आपका क्या, डू द सेम एज अदर्स, ऑप्शन बी सही मिलेगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया स्विम विद द टाइड, ठीक है, धारा के साथ तैरना। मतलब क्या हुआ, स्विम विद द टाइड का अर्थ होता है आपका कि जो अभी करंट में चल रहा है परंपरा, उसी के अनुसार से चलना, अर्थात ढल जाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एग्री विद द पॉपुलर ओपिनियन। अगला सेक्शन में आपका जीके आता है। इसमें जो सवाल पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका तृतीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र में जो आपका बैंकिंग, संचार, ये सभी आता है। प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सभी आता है। तृतीयक क्षेत्र में उद्योग धंधा से संबंधित आता है, जैसे कारखाना, फैक्ट्री, वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, ये सभी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है। सही उत्तर है आपका क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो है आपका बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच रहकर जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया आपका कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में और सहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था। तो सही उत्तर होगा आपका कोलकाता अधिवेशन में, सितंबर
1920 में कोलकाता अधिवेशन शुरू हुआ था, कांग्रेस ने किया था। तो इस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित किया, अर्थात पेश किया था, लेकिन वहाँ जो है इसका विरोध कर दिया गया था। फिर 3 महीना बाद जो है नवंबर 1920 में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो इस असहयोग आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नारा दिया गया था, 1 साल के भीतर हम स्वराज लेकर रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए स्वराज से संबंधित बातें किस अधिवेशन में हुई है कांग्रेस के, तो आपको बताना है कोलकाता अधिवेशन में हुई थी। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया आपका भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका फ्रांस, ऑप्शन डी सही उत्तर है। और आपका आयरलैंड के संविधान से जो लिया गया है वह है आपका राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव जो है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और अमेरिका के संविधान से जो है आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है। क्या लिया गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और ब्रिटेन के संविधान से जो है आपका एकल नागरिकता लिया गया है। और संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अनुच्छेद 14 में जो है आपका विधि के समक्ष समानता है। और अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। और आपका अनुच्छेद 15 में जो है किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो भेदभाव वाला बात 15 में है। 16 में जो है आपका लोक नियोजन में समानता दिया गया है। 14 में विधि के समक्ष समानता है। 21 में जो है आपका प्राण एवं दैहिक जिसको कहते हैं उस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार मिला है। तो अनुच्छेद 21 हो गया। नेक्स्ट, 46 में बोला गया महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। तो असहयोग आंदोलन आपको याद होगा कि 1920 में शुरुआत हुआ और 1922 में समाप्त हो गया। ठीक है, तो जो स्टार्ट किया गया 5 नवंबर को शुरू किया गया। अभी तुरंत बताए थे पहले वाला क्वेश्चन में। तो ये आपका 5 नवंबर को शुरुआत किया गया था और आपका ये जो समाप्त हो गया था असहयोग आंदोलन, ये चौड़ा चौड़ी कांड की घटना घटने के बाद इसको स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसकी कृति थी। सही उत्तर हो जाएगा आपका एलांगो अडिगल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी ब्रेंटलैंड रिपोर्ट। सतत विकास का अर्थ होता है कि अभी के डेट में हम लोग जो भी प्रकृति के संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, इस संसाधन का दुष्परिणाम जो है आने वाले जनरेशन पर नहीं पड़ना चाहिए, अर्थात उसके लिए भी सुविधा का साधन हम लोगों को छोड़ के जाना चाहिए। यही है आपका सतत विकास। ठीक है, मतलब जितनी भी पीढ़ी आती जाए हर पीढ़ी का दायित्व अपने फ्यूचर वाले पीढ़ी के लिए जो है पर्यावरण को प्रदूषित ना करें। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम किसके तहत वर्णित किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1935 भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट, इसमें बोला गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है। आसान सवाल है। सही उत्तर है राष्ट्रीय उत्पाद, जो कि ऑप्शन बी में है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निगमन किस वर्ष हुआ था। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी 1907। टिस्को का लिख लेंगे, टाटा आयरन स्टील कंपनी अर्थात टिस्को, TISCO 1907 हो गया। और आपका है हिंदुस्तान लिमिटेड कंपनी 1955। हिंदुस्तान HINDUSTAN हिंदुस्तान लिमिटेड कंपनी 1955। बोकारो स्टील प्लांट 1964। नेक्स्ट, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है। सही उत्तर है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया कौन सा भारतीय शहर इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेज़बानी करेगा। सही उत्तर है आपका कोलकाता। ये फरवरी में शुरू हो जाएगा, फरवरी 2023 में, 16 या 17 फरवरी से स्टार्ट है। ठीक है,
नेक्स्ट, इसमें पूछा गया आपका ट्रिब्यूनल का हिंदी शब्द जो है निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही अर्थ होता है अधिकरण, जो कि ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका न्यायालय के संदर्भ में डिक्री पद के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका न्यायालय द्वारा किसी मामले पर दिया गया आदेश या निर्णय, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब क्या है? परमाणु कण है। यहाँ बोला नहीं है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ड्यूट्रॉन जो है परमाणु कण नहीं है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रोफेसर SR कश्यप, ऑप्शन सी सही है। और स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। बीरबल साहनी जो है, बीरबल साहनी एक वैज्ञानिक हैं जो कि जीवाश्म पौधों की खोज की थी। और आपका KC मेहता जो है आपका पौधों में होने वाले रोग विशेषज्ञ वैज्ञानिक थे। पौधों में किस वजह से रोग होता है उन सब की पहचान करने के लिए खोज किया था। नेक्स्ट, इसमें बोला गया अमीबा में अलैंगिक जनन की सामान्य विधि क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा द्विविभाजन, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया एक कण त्रिज्या r के वृत्त पर एक समान चाल v से घूम रहा है, इसकी कोणीय चाल क्या होगी? तो कोणीय चाल क्या होता है? v/r, जो कि ऑप्शन सी है। यहाँ देखिए कोणीय चाल बोला गया है, तो ये आपका अदिश राशि है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कोणीय वेग किस तरह का राशि है? कोणीय वेग जो है आपका सदिश राशि है। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया आपका प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों में से निम्न तत्व रेडियो एक्टिव हैं। तो कौन सा तत्व जो आपका रेडियो एक्टिव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका थोरियम, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, अब मेरा है कंप्यूटर सेक्शन से सवाल, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड नेक्स्ट डे कर दिया जाएगा, तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया रहेगा, तो उन वीडियो को देख सकते हैं। तो मैथ का भी सवाल स्टैंडर्ड ही होता है जिसका कि हम शॉर्ट मेथड बताते हैं, तो आप ज़रूर उन वीडियो को भी देखा करें, तब आपको समझ में आएगा कि किस सवाल के लिए कितना टाइम देना है और किस प्रोसेस से बनाना है, ताकि एग्ज़ाम में जो है कम समय में बन जाए। चलिए अब सवाल की ओर चलते हैं। इसमें पहला सवाल बोला गया है पारंपरिक मोडेम लाइनों पर उच्च गति इंटरनेट अभिगम प्रदान करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ADSL, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ADSL का एसेमेट्रिक, लिख लेंगे ASYMETRIC, एसेमेट्रिक डिजिटल DIGITL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। इसमें से लैन आप जानते हैं, LAN का अर्थ क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और एक वैन आता है WAN, वैन का अर्थ क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। एक होता है आपका वैन VAN, एक अभी आप समझे WAN वैन, ये हुआ वाइड एरिया नेटवर्क। एक होता है VAN वैन, इसका अर्थ होता है वैल्यू एडेड नेटवर्क, VALU वैल्यू एडेड AIDED वैल्यू एडेड नेटवर्क, ठीक है। वीडियो का फुल फॉर्म जानते हैं? विजुअल VDU, वीडियो का फुल फॉर्म जानते हैं? विजुअल VISUL विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये सब फुल फॉर्म याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें देखिए एक ऑप्शन में लिखा है राउटर्स, इस राउटर्स के बारे में भी समझ लेते हैं कि राउटर्स क्या है। राउटर्स जो है कई सारे नेटवर्कों को एक साथ जोड़ देता है, ठीक है, तो उसको हम राउटर्स कहते हैं। ये संभव राउटर्स के द्वारा होता है कि जैसे अभी लैन पर है, वैन पर है, ये सभी अलग अलग प्रकार का नेटवर्क है, तो ये क्या करता है? सबको आपस में जोड़ देता है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का आधार क्या है? अर्थात पाँचवीं पीढ़ी में किस तरह का सर्किट का प्रयोग किया गया है? तो ये तो हम कई बार सवाल करा चुके हैं, इसमें तो आप आराम से आंसर ढूंढ लेंगे। तो पाँचवीं पीढ़ी में आपका जो है कृत्रिम बुद्धिता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो हम पहले
पढ़ लेते हैं। पहला जो आपका पीढ़ी का कंप्यूटर था उसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग हुआ था। फर्स्ट वाले पीढ़ी में क्या हुआ था? निर्वात ट्यूब, ठीक है, निर्वात ट्यूब। अब सेकंड वाले कंप्यूटर में अर्थात सेकंड पीढ़ी वाले कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर, ये आपका सेकंड पीढ़ी वाला कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था। उसके बाद तीसरा पीढ़ी में हो गया था इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें आपका तीसरा पीढ़ी का कंप्यूटर आता है। यही इंटीग्रेटेड सर्किट आधारित जो लिखा है, इसी चीज़ को सिलिकॉन की पट्टी पर रखा गया था। तो अगर कभी कभी सवाल में पूछा जाएगा तो हो सकता है ऑप्शन में आईसी ना दिया रहे, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट ना दिया रहे, तो वहाँ ऑप्शन में सिलिकॉन रहेगा, तब आपको सिलिकॉन उत्तर सही करना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI का प्रयोग किया गया था, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब एक ही चिप पर करोड़ों इंटीग्रेटेड सर्किट को लगा दिया गया था। तो ये हो गया आपका चौथी का। पाँचवीं का तो समझ ही गए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। चलिए नेक्स्ट सवाल। इसमें बोला गया टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है? अभी जस्ट बताए थे तो आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, तो ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो सही उत्तर है आपका मोजेक। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। और भी कुछ वेब ब्राउज़र हैं, उसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या वेब ब्राउज़र हैं। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर EXPLORER, ये आपका क्या है? वेब ब्राउज़र है। दूसरा आप लिख लेंगे मोजिला फायरफॉक्स, यहाँ लिखा हुआ है। तीसरा लिख लेंगे गूगल क्रोम, गूगल क्रोम, जिसमें आप कोई भी फाइल वगैरह खोलते हैं नेट के माध्यम से, वही आपका जो है वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम। सफारी, ओपेरा, ये सब क्या है? वेब ब्राउज़र है। तो पहला वेब ब्राउज़र जान गए, सुपर कंप्यूटर के द्वारा जो विकसित किया गया था, तो मोजेक है। ये सभी आपका वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट देखिए, इसमें पूछा गया है कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 तक का सही क्रम बताइए। तो ये पहले भी कई बार सवाल बताया गया है और इस समय भी बताया गया। यदि आप ध्यान से सुने होंगे तो आराम से इसका उत्तर कर लेंगे। 1 से 5 तक बोला गया, तो पहला में क्या चीज़ का प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। देखिए ऑप्शन ए में पहले वैक्यूम ट्यूब है, उसके बाद डी में भी है। अब उसके बाद आगे चलेंगे, ट्रांजिस्टर सेकेंड में किया गया था, यहाँ भी दिया है। दूसरा में, इसमें कॉमा नहीं लगाया है ट्रांजिस्टर के बाद, तो यहाँ पे जो है कॉमा होना था। 1 2 3 4 5, यहाँ वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत से VLSI माइक्रो। देखिए यहाँ चौथा वाला जो है सीरीज माइक्रो प्रोसेसर और VLSI, पहले VLSI का प्रयोग किया गया था, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर। इन दोनों में अर्थ समझा देते हैं, VLSI और ULSI क्या है, तो आप जो है समझ जाएंगे। देखिए एक होता है VLSI, एक होता है ULSI, ठीक है। तीसरी पीढ़ी में तो आपको पता है कि एकीकृत सर्किट का प्रयोग किया गया था, ठीक है। सेकंड में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। VLSI में क्या हुआ था कि जब लाखों ट्रांजिस्टर को एक साथ रखा गया तो उसको VLSI कहा गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और जब लाखों सर्किट को एक चिप पर रखा गया उसको कहा गया है अल्ट्रा लार्ज, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, करोड़ों आ गया, इसमें लाखों था। जब करोड़ों वाला आ गया तो करोड़ों वाला को बोला गया था माइक्रो प्रोसेसर, जो कि गिनती मुश्किल है, माइक्रो में बहुत छोटा कर दिया गया का। तो यहाँ आप समझ गए VLSI और ULSI को माइक्रो प्रोसेसर जो कि चौथी पीढ़ी में प्रयोग किया गया, और VLSI तीसरी में। नेक्स्ट, तो इसका जो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है रोडरा का सही पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। रोडरा के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं, आप आंसर खुद से ढूंढ लेंगे। रोडरा क्या है कि जो भी आर्मी ऑफिसर है वो रिटायर होने के बाद उसका जो डिटेल रखा जाता है सरकार के हाथ में एक डिजिटली रूप में, उसी को हम रोडरा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सही उत्तर आ जाएगा आपका रिटायर्ड ऑफिसर्स डिजिटल रिकॉर्ड्स आर्चीव्स। एक अर्थ होता है आर्चीव्स, यहाँ आर्काइव लिख दिया है, आर्चीव्स होता है, ठीक है, जो अभिलेख के रूप में रखते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट,
इसमें बोला गया आपका ALU CPU और ये I/O को पढ़ते हैं इनपुट आउटपुट। ठीक है, नामक उपकरण के शब्दों का संबंध किससे है? तो इनपुट आउटपुट किस में प्रयोग करते हैं? तो कंप्यूटर में करते हैं। इंजीनियरिंग, डीजल इंजन, इंजीनियरिंग चाहिए, ये सब तो होगा नहीं। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। ALU का अर्थ क्या होता है? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, और CPU का तो आप जानते हैं, CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, IO समझ गए, इनपुट आउटपुट। इस बात को याद रखिए, कभी कभी यही बात लिख दिया जाता है, पूछा जाता है इसका क्या अर्थ है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है, कई बार बताएं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि व्यक्ति और कंप्यूटर के बीच में जो हम काम करेंगे तो उसको निर्देश देने के लिए कौन सा चीज़ ज़रूरत पड़ता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हमें एक फाइल बनाना है या डॉक्यूमेंट्स में कुछ लिखना है, तो ये चीज़ को क्रियान्वित करने के लिए क्या चीज़ चाहिए? सिस्टम में कुछ चाहिए जो कि हमारी बात को समझ सके और उसके बाद वो निर्देश कंप्यूटर के दे, उसके बाद हमारी ज़रूरत पूरा हो सके। तो उसको क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज़ 7, अभी जैसे मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड OS कह सकते हैं, एंड्रॉयड 6.0 कह सकते हैं। अभी तत्काल में चल रहा है MIUI का वर्जन। तो ये सब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इसके अनुसार से जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, हार्डवेयर घटक ये तो नहीं होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये भी नहीं है। एक एप्लीकेशन जो इंटरनेट से जुड़ती है ये भी नहीं है। कंप्यूटर ये जो हार्डवेयर के बीच इंटरफेस करते हैं, यही सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया है URL का वह भाग जिसमें डेटा होता है जिसे सर्वर पर स्थानांतरित किया जाना उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर आप आसानी से खोज लेंगे। पहले आपको हम समझा देते हैं कि URL होता क्या है। इसके बारे में भी हम 1-2 बार चर्चा किए थे पिछले वीडियो में। अगर वहाँ देखे होंगे तो यहाँ आंसर ढूंढ लेंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आप यहाँ से समझेंगे। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखा करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवालों को इंक्लूड किया जाता है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो समझिए URL क्या है। जैसे मान लिया जाए हमें कुछ भी डाउनलोड करना है, जैसे मान लिया जाए एडमिट कार्ड हमें डाउनलोड करना है, तो क्या एडमिट कार्ड नेट पर जाते हैं लिखते हैं तो आ जाता है? नहीं आता है। तो उसके लिए क्या होता है? एक फिक्स URL लिखना पड़ता है, तब उसी वेबसाइट पर से एडमिट कार्ड हम डाउनलोड कर पाते हैं। URL का अर्थ हुआ कि जो भी हमें सूचना चाहिए, उस सूचना में जो है हमको वास्तविक सूचना तक पहुंचना है तो हम URL का प्रयोग करेंगे। अब जैसे एडमिट कार्ड ढूंढना है, ठीक है, तो एडमिट कार्ड आपको ढूंढना है मान लीजिए इलाहाबाद बोर्ड का। लेकिन जब आप इलाहाबाद बोर्ड वहाँ नहीं लिखेंगे, सिर्फ एडमिट कार्ड लिखेंगे सर्च बॉक्स में, तो वहाँ क्या होगा कि आपका इलाहाबाद का खुलेगा? नहीं खुलेगा। किसी का भी खुल सकता है, तो पता ही नहीं चलेगा कि आप किससे खोजना चाहते हैं। तो वहाँ पे URL का अर्थ होता है, पूरा नाम लिखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, यूनिफॉर्म RESOURC रिसोर्स लोकेटर LOCATOR, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या करता है कि आप जिस चीज़ को खोजना चाह रहे हैं उसके मेन साइट पर लेके जाता है। ठीक है, जैसे आप इलाहाबाद बोर्ड के साइट पे जाना चाहते हैं तो वहाँ पे लिखेंगे www.allahabad.gov.in, तो वो आपका क्या है? URL है। तो URL आपको क्या करता है? डाटा जो है खोज कर दे देता है ताकि आप आसानी से अपना काम पूरा कर सकें। तो इस अनुसार से आपका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन में दिया है नॉर्मलाइज स्ट्रिंग, ये तो होगा नहीं, नॉर्मलाइज कर देता है मतलब संक्षिप्त कर देता है, नहीं। क्वेरी स्ट्रिंग ये कर दे। क्वेरी का अर्थ क्या होता है? खोजना, QUERY, क्वेरी का अर्थ क्या होता है? खोजना। तो अभी हम URL के बारे में समझे तो क्या पता चला? खोजने का ही काम कर रहा था, तो यहाँ पे ये सही उत्तर हो जाएगा। और कोई ऑप्शन में इस तरह का बात कर रहा है, देख लेते हैं। डाटा स्ट्रिंग ये तो होगा नहीं। सूचना स्ट्रिंग ये भी नहीं होगा। सूचना ये देता है ना, URL का काम है कि खोज कर दे दिया। ठीक है, तो C भी गलत हो गया, D भी गलत हो गया, आपका ऑप्शन B सही हो गया। ठीक है, इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन B। एक चीज़ और यहाँ आप समझिए, ये क्वेरी देखिए, इस क्वेरी में स्पेलिंग आपका क्या है? QUERY। एक क्वेरी होता है QUARRY। ठीक है, ये भी आपका क्वेरी है, दोनों का उच्चारण सेम है। इस क्वेरी का अर्थ होता है आपका खदान। अगर कभी इंग्लिश सेक्शन में इस तरह का मीनिंग आता है तो आप दोनों का डिफर समझ जाइएगा कि क्या कहना चाह रहा है। एक खोजने का अर्थ में है, एक खदान, जैसे कोयला का खदान हो गया, पत्थर का खदान, ये सब टाइप का कोई भी खदान हो सकता है। नेक्स्ट
इसमें बोला गया है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का उदय किस सन में हुआ था। तो इस सवाल को हल करने से पहले आपको हम सारा सुपर कंप्यूटर के सीरीज के बारे में बता देते हैं। किसी भी टाइप का आ सकता है, अभी पूछा गया है 10,000 का, कभी हो सकता है 8,000 का पूछ लें, कभी 9,000 का पूछ लें। तो परम सीरीज का जो भी कंप्यूटर है आपको हम यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे, आप देखिए और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आपका सुपर कंप्यूटर का सीरीज है, ठीक है। परम 8,000 जो है 1991 में बना था। इसी तरह से 8,600 जो है 92 में बना था। 9,000 जो है आपका 94 में है। 10,000 आपका 98 में। यही सवाल पूछा गया था अभी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1998 में। इसी तरह से सारे सीरीज का आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं, आप पूरा नोट डाउन कर लीजिए। पद्मा 2002 में है, ईशान 2016 में है, ब्रह्मा इतना, परम सिद्धि 2020 में है। अभी जो तत्काल में लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है आपका परम शक्ति। इसका 13 वर्जन आ चुका है, ठीक है। मार्च 2022 में अपडेटेड है, ठीक है। आप यहाँ से 13 सीरीज का फ़ोटो ले लीजिए। अब चलते हैं सवाल की ओर। तो इसका जो सही उत्तर हो गया आपका 98 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया CAI का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर एडेड, जो कि ऑप्शन ए में है, यही आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है पेरिफेरल डिवाइस क्या है। आपको हम जनरल तौर पर समझा देते हैं पेरिफेरल डिवाइस क्या है। उसके बाद पेरिफेरल डिवाइस से जो भी सवाल बनेगा आप आराम से कर पाएंगे। देखिए, पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल मतलब होता है कि सीधा समझिए कि प्राइमरी स्टेज का डिवाइस, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक कंप्यूटर है और यहाँ कीबोर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे माउस है। ये भी कंप्यूटर ऑपरेट, अगर हम चाहेंगे कि सिंगल इस कंप्यूटर से हम काम कर लें, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। या फिर हम चाहेंगे कि सिंगल कीबोर्ड से हम अपना काम पूरा कर लें, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो काम को पूरा करने के लिए कीबोर्ड भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, इसके साथ और भी एक्स्ट्रा एसेसरीज जो आपकी ज़रूरत के ना, जैसे प्रिंटर वगैरह, ये सब चीज़ चाहिए। चाहिए रिकॉर्डिंग करने के लिए माइक चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ जब जुड़ेगा तभी आपका काम पूरा हो पाएगा। और जब ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होगा तो वो काम पूरा नहीं कर पाएगा। तो पेरिफेरल डिवाइस वही है जो कि सिंगल है, अर्थात बिना कनेक्ट किए। तो कीबोर्ड को क्या बोल सकते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। कि इस पे ये कीबोर्ड से हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम कंप्यूटर में ना जोड़ लें। इसको हम कीबोर्ड को क्या बोलेंगे? पेरिफेरल डिवाइस। इस तरह से बहुत सारा पेरिफेरल डिवाइस हो जाएगा। आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मेमोरी कार्ड भी पेरिफेरल डिवाइस है, क्योंकि जब ये कंप्यूटर सिस्टम से बाहर है तो उसका कोई काम नहीं हो पाएगा। माउस भी इसी तरह से, जितना भी कंप्यूटर एसेसरीज है लगभग जो है आपका वो पेरिफेरल डिवाइस है, ठीक है, जो कि बाहरी तौर पर है, जिसको कि हम अलग कर दें तो हम अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, कीबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ये सब क्या पेरिफेरल डिवाइस है। तो इस अनुसार से आप आंसर ढूंढ लीजिए। जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, गलत हो गया। गणना में मदद करता है, ये भी नहीं है। ये डिवाइस संग्रहण करने और उसका विश्लेषण करता है, ये भी काम नहीं करता है। ये आंतरिक बाय डिवाइस है, देखिए यही हुआ, जो सीधे कंप्यूटर से जोड़ता है लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों को नहीं करता है। मतलब प्राथमिक कार्य मतलब क्या, कि अगर हम इसको अलग कर दें, अगर हम कुछ टाइप करें तो यह क्या कुछ स्टोर कर पाता है मेरी बातों को, या लिख पाता है? तो नहीं कर पाता है। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया फैक्स के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। फैक्स तो आपको मालूम होगा कि क्या है। जैसे फैक्स में क्या होता है, पहले समझिए कि हम लोग जब बात करते हैं टेलीफोन पे तो क्या होता है, हमारी ध्वनि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेलीफोन करना बोलते हैं। तो फैक्स भी एक तरह का जो है टेलीफोन के ही जैसा है। उसमें होता क्या है, बस कि आवाज़ नहीं जाता है, बल्कि जो हम ग्राफिक्स चाहते हैं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच जाए या दूर वाले व्यक्ति तक जाए, उसी को हम फैक्स कहते हैं। तो इसमें क्या, कोई भी चलचित्र या फ़ोटो है उसको जो हम फैक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। अर्थात एक तरह का समझ जाइए कि दूर वाली जीरोक्स मशीन, वो आपका क्या है? फैक्स है। तो इसमें पूछा गया है आपका कि जो है किस तरह का फैक्स जो है नेटवर्क यूज करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका PSTN, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका जो फुल फॉर्म होता है पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक
स्विच SWITCHED स्विच टेलीफोन नेटवर्क, स्विच TELEPHON टेलीफोन नेटवर्क, ये आपका इसका फुल फॉर्म है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फैक्स के लिए टेलीफोन वाला उदाहरण दिए, देखिए यहाँ टेलीफोन आया, तो कुछ चीज़ें जो है रिलेट करने से भी पता चल जाता है, या उससे जो संदर्भित बातें होती है वो खुद बाहर आ जाती हैं। तो आप समझ गए। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फायरवॉल का क्या काम है? फायरवॉल का काम है कि बचाना है, ठीक है। सीधा समझिए, घर में हम लोग फायरवॉल लगा दें, मतलब कि आग लगने से बचाने वाला दीवार लगा दें। इसका मतलब इसका काम क्या है? सिस्टम में हैकरों से बचाता है, उससे सेफ्टी देता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका सिस्टम को हैकरों से बचाना। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसका काम क्या है कि ट्रोजन हॉर्स जैसा वायरस को ब्लॉक करना, ठीक है, और मॉनिटर वगैरह को ट्रैफिक करना कि ये किस तरह से वर्किंग कर रहा है, ठीक है, कि अंदर कोई मॉलवेयर वगैरह तो नहीं आ गया। तो उन सभी चीज़ों से सेव करता है फायरवॉल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका आईपी एड्रेस की संख्या को किस चिन्ह से विभाजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दशमलव से। देखिए, आईपी एड्रेस क्या होता है आपको पता है कि जैसे मान लिया जाए हमें एक लेटर को अपने दोस्त के पास भेजना है, तो वो लेटर कैसे जाएगा? तो उस पर कुछ एड्रेस लिखा रहेगा, तभी वो सही जगह पे पहुंच पाएगा। तो आईपी एड्रेस भी क्या, एक सिस्टम का एक एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे हम नेट से कुछ भी चीज़ डाउनलोड करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो सिस्टम या मोबाइल का कुछ अपना एक आईपी एड्रेस होता है, जिसके कारण वो सिग्नल भेजता है कि जो भी डाटा वगैरह नेट पर व्याप्त है वो उसी सिस्टम में जाएगा, अर्थात फिक्स एक ही जगह पे जाएगा। तो वो आपका आईपी एड्रेस, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, INTERNET इंटरनेट प्रोटोकॉल, PROTOCOL इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। आईपी एड्रेस में जो है आपका दशमलव से अलग रहता है नंबर। तो इसका जो सीरीज़ नंबर चलता है 0 से 255 तक का सीरीज चलता है, ठीक है। और ये सभी जो है 4 भागों में बटा होता है, पॉइंट के रूप में होता है। जैसे इस तरह से होता है 192.168.10.26, ठीक है। पॉइंट नहीं उग रहा है, आप समझ जाइए 192.160 पॉइंट इस तरह से है, 168 है, मतलब समझ जाइएगा सीरीज है, नंबर कुछ भी हो सकता है। इस तरह का आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। प्रत्येक कंप्यूटर का जो है आईपी एड्रेस अलग अलग होता है, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, सबका जो है आईपी एड्रेस अलग अलग होता है। इस वजह से जो है पुलिस जो है कभी कभी ये पकड़ लेता है कि किस मोबाइल से किस तरह का काम किया गया या फिर किस सिस्टम से किस तरह का काम किया गया है, क्योंकि ये नंबर कभी चेंज होता नहीं है। अगर आप किसी तरह से इससे छेड़खानी वगैरह काम करते हैं तो आप कभी ना कभी पकड़े जाएंगे। तो आईपी एड्रेस समझ चुके हैं। इस सेट में जो हम 75 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें मैथ और रीजनिंग बाकी रह गया, जिसका कि नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। तो आप चैनल से जुड़े रहेंगे, उसका भी वीडियो देख लेंगे, क्योंकि उसमें जो है काफ़ी यूनिक तरीके से मैथ और रीजनिंग बताया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एक सवाल था सेट नंबर 5 में, शुद्ध वर्ड चुनना था। तो एक ही क्वेश्चन में 2 वर्ड था, एक था आपका आराधना और दूसरा वर्ड जो था जवाब, ठीक है। तो आराधना को मैंने सही कर दिया था और जवाब को नहीं सही किया था, तो याद रखेंगे ये जवाब भी सही वर्ड है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में दोनों था, एक ऑप्शन चुनना था, इसलिए आराधना को चुनकर आगे बढ़ गए थे। तो ध्यान रखना है आपको, जवाब भी जो है आपका शुद्ध वर्ड है। अब हम आपके पास आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ। यदि कोई छोटी सी गलती हो जाती है उसके लिए क्षमा याचना है। वैसे हम चाहते हैं कि आपको जो है 100% एररलेस मिले, क्योंकि वीडियो बनाने में हम पहले 1-2 बार पहले सेट को बनाते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद पब्लिश करते समय भी हम शुरू से अंत तक देखते हैं। अगर इतना करने के बाद भी 1-2 मिस्टेक रह जाती है, जो कि बहुत माइनर मिस्टेक होती है, तो अगर कमेंट में बताएंगे तो वो चीज़ें हम सुधार देंगे, ठीक है। धन्यवाद।